सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो भारतीय इतिहास से संबंधित आपके वैदिक काल का अगला भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल तक तो बहुत अच्छे से समझ लिया, चीजों को जान लिया कि पूर्व वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो हमने देखा कि जो पूर्व वैदिक काल है वहाँ पे जीवन बहुत सामान्य है, भेदभाव या फिर कहा जाए कि जातिवाद उतना प्रबल नहीं है। लेकिन अभी जब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो ये जो काल है आपका, ये आर्य सभ्यता का विकास काल है। इस काल में आप देखेंगे कि आपकी आर्य सभ्यता कितनी विकसित होती है, उसमें क्या क्या और जो भावनाएं हैं, क्या क्या मत हैं, सब उसमें ऐड होते जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल का सामान्य परिचय या इसके बारे में सामान्य जानकारी, तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका आर्य संस्कृति का, क्या आपका मतभेद की स्थिति भी आती है, प्रगति होती जाती है आगे, ठीक है, प्रगति होती जाएगी आगे। ठीक है, ये सब आप देखने पाएंगे। ठीक है, कि आपको क्या होगा कि लगातार प्रगति होगी। ठीक है, और आपका क्या होगा, प्रगति होगी तो अलग अलग मत बन के तैयार होंगे, तो उनमें मतभेद भी होगा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये इस प्रकार नहीं होगा, ये इस प्रकार होगा। धर्म भेद देखने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, धर्म भेद देखने को मिलेगा। ठीक है, धर्म ये समझिएगा प्रगति का है। ठीक है, धर्म भेद देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये होता है प्रारंभ। अब इस समय क्या होता है, जो आपकी वैदिक संस्कृति है वो सरस्वती से गंगा, आपका जो दोआब क्षेत्र वहां तक विकसित होती जाती है। अब ये मुख्यतः आपके केंद्र जो मध्य भारत है उसमें क्या होती है, केंद्रित होती है। ठीक है, कहाँ होती है, आपके मध्य भारत में केंद्रित होती है, मध्य भारत में केंद्रित होती है। क्योंकि प्रारंभ अगर हम पूर्व वैदिक काल की देखें तो आपका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वहां तक सीमित थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते कहाँ पहुंच चुकी है, आपका मध्य भारत को केंद्रित, मतलब गंगा दोआब के पास, गंगा यमुना दोआब के पास जो क्षेत्र है वहां पे भी संस्कृति का विकास आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं, आपका आगे देखेंगे कि इसी काल में आपको क्या होता है, लौह प्रौद्योगिकी का विकास होता है। क्या होता है इस काल में आपका, लोहे का, लोहे का विकास, लोहे का विकास, लोहे पे आधारित संस्कृति का विकास, लोहे का विकास या प्रयोग कह सकते हैं। ठीक है, ये लोहे की खोज लिखी ज्यादा सही रहेगा, लोहे की खोज होती है और उसका प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे लौह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जो विकास होता है, इससे आगे की जो कृषि क्षेत्र है इस समय क्या आ जाती है, आपकी क्रांति आ जाती है। ठीक है, क्या आती है, क्रांति आती है। ठीक, अगला देखेंगे, ये तो लौह प्रौद्योगिकी का हो गया। फिर इस काल में आपका, इस काल के विषय में जानकारी, इस काल के विषय में जानकारी आपके जो अन्य वेद है, ठीक है ना, जैसे कि आपको जो पूर्व वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मुख्यतः क्या था, ऋग्वेद था। अब इसमें जो अन्य 3 वेद है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, कौन कौन से आपके, आपका यजुर्वेद, आपका सामवेद, ठीक है, आपका सामवेद हो गया, और आपका अथर्ववेद, क्या वेद, अथर्ववेद। तो इन 3 वेदों का भी क्या होता है, इसी समय पे विकास होता है। और ये जानने की बात है कि इसके बारे में, जो उत्तर वैदिक काल के बारे में जितनी भी समय की प्रथाएं हैं, वर्ण व्यवस्था, सभी का उल्लेख किसमें मिलेगा, आपको इन वेदों में मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग उपनिषद लिखिए, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, पुराण हो गए, इन सभी में इस काल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देखने को प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं आपका क्या, आपका उत्तर वैदिक काल सामान्य परिचय हो गया। अब हमको देखना है सामाजिक जीवन। ठीक है, कि अब उत्तर वैदिक काल का जो समय चल रहा है
इस समय क्या सामाजिक जीवन कैसा, आसपास के लोग कैसे हैं, क्या काम करते हैं। तो देखिए इस काल में भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पिता ही क्या है, पूरे समाज का केंद्र कहा जाए तो पिता मतलब पुरुष सत्तात्मक सत्ता चलेगी, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज रहेगा। तो लिखेंगे आप लोग समाज क्या है, समाज आपका पितृसत्तात्मक क्या है, पितृसत्तात्मक सत्तात्मक मतलब कहा जाए तो पुरुष प्रधान समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज। क्लियर है, ठीक है, क्या है आपका पुरुष प्रधान समाज है। जैसे अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वहां पे भी पुरुष प्रधान समाज ही देखा गया और आपको क्या देखा, पितृसत्तात्मक समाज ही देखा गया। तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन आगे जो है संयुक्त परिवार की प्रथा थी, क्या थी, संयुक्त परिवार की प्रथा, ठीक है, परिवार संयुक्त ही चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे समाज में क्या आ जाती है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्रबल हो जाती है। वर्ण व्यवस्था जो है वो आपकी प्रबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रबल, ठीक है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या होगी, प्रबल प्रबल हो जाएगी। देखिए पहले क्या था कि कर्म के आधार पे था ना, अब जन्म के आधार पे, ठीक है, तो इसको विशेष रूप से अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि अब क्या है आपका, कर्म के आधार पे नहीं है, जन्म के आधार, जन्म के आधार, ठीक है। इससे पहले क्या था, कर्म के आधार पर, जो जैसा कर्म कर रहा है उस हिसाब से उसके वर्ण को क्या किया गया, तो विभाजित किया गया, ठीक है। लेकिन अब जो जिस जाति में जन्म ले रहा है, जिस वंश में जन्म ले रहा है, उसके हिसाब से विभाजन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे विभाजन क्या था, 4 भागों में बांटा गया था, क्या क्या, 4 भाग कौन कौन से थे आपके, देखिए सबसे पहला क्या है, ब्राह्मण, दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा क्या है आपका वैश्य, और चौथा आपका शूद्र, क्या है आपका शूद्र। ये 4 विभाजन थे उनके, किसके आधार पर, उनके जन्म के आधार पर, और पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे याद रखिएगा आप लोग, अगला होता है आपका स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, ठीक है, स्थिति में गिरावट। देखिए पहला जो हमारा समय था आपका पूर्व वैदिक काल, उसमें पर्दा प्रथा आपका आपका बाल विवाह ये सब प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उत्तर वैदिक का काल आ रहा है, उस समय आपको ये सभी प्रथाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका बाल विवाह हो गया, ठीक है, सती प्रथा हो गया, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सभी प्रथाएं आपकी जो कुरीतियां थी यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता जाएगा, इसका समय कितना था, इसका समय था आपका, अगर हम उत्तर वैदिक की बात करें तो ये आपका 1000 से चल रहा था, कब तक, 620। इसके जब अंत होने का समय आ गया, मान लीजिए जब आपका 600 तक पहुंचने का समय है, तब तक तो ये सभी चीजें इतनी प्रबल उसमें पहुंच गई थी कि इसी वजह से आपका क्या हुआ, बौद्ध धर्म जैन धर्म का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो समझाया आप लोगों को, चलिए अब यहाँ तक हो गया आप लोगों को, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, चलिए आगे देख, अभी भी स्त्रियों का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था इस समय, ठीक है, क्या था, शिक्षा का अधिकार रहेगा आपका, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी इस समय रहेगा, ठीक। ये नहीं कि शिक्षा नहीं दी, जैसे पूर्व वैदिक काल में आपका शिक्षा का था, तो आपका साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में लोपा मुद्रा, ठीक है, घोषा सिक्ता अपाला, ये सभी क्या है, बहुत ही शिक्षित महिलाएं हैं उस समय की, जिन्होंने मंत्रों की भी रचना की है, ठीक है, क्या की है, वैदिक मंत्रों की रचना की है। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि जो सभा समिति है उसमें महिलाओं की भागीदारी पूर्णता समाप्त, ठीक है, लिखेंगे आप लोग, सभा समिति में महिलाओं की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी समाप्त, ठीक है, उनको
अब पहले तो क्या था कि सभा समिति में बराबर संख्या में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन अब जैसे आपका उत्तर वैदिक काल आएगा, महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, खत्म नहीं, पूर्णतः उनको वहां से हटा देंगे। ठीक है, सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी खत्म। ठीक है, अगला लिखेंगे आप लोग, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार समाप्त, किसके लिए, महिलाओं के लिए। उपनयन संस्कार समाप्त महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, जैसे अब हम पूर्व वैदिक काल में देखे थे क्या, कि महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता है, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार, लेकिन अब जैसे ही आपका उत्तर वैदिक काल आएगा, उपनयन संस्कार क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे, चलिए, ये तो हो गया आपका सामाजिक जीवन। इससे आपको पता चला कि समाज में स्थिति कैसी रही है, क्या क्या बदलाव आए हैं, तो आप स्पष्टता देख रहे हैं कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था कितनी कठोर हो गई है। आपका जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम आपके क्या मिलता है, 4 आश्रमों का भी उल्लेख मिलता है। चलिए उसको भी लिखिए आप लोग। ठीक है, आपका जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम क्या उल्लेख है, में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। किसका, 4 आश्रमों का उल्लेख होता है, 4 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं वो 4 आश्रम, देखिए सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहले रहेगा आपका बाल मान लीजिए, दूसरा आप मान लीजिए गृहस्थ, सबसे पहले लिखिए आप ब्रह्मचर्य या बाल अवस्था। ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और आपका तीसरा चौथा संन्यास। ठीक है, जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा ब्रह्मचर्य, क्या आएगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, दूसरा आपका गृहस्थ, दूसरा आपका क्या आएगा, वानप्रस्थ, और अपना अगला आएगा क्या, संन्यास। ठीक है, ये 4 आप देखेंगे आश्रम, क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। ये क्या क्या रहेगा आपका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर के आपका 25 वर्ष की आयु तक इसको माना गया है, फिर 25 से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक इसको माना गया है आपका, और 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक आपका वानप्रस्थ आश्रम रहता है, और 75 से लेकर के आपका 100 वर्षों तक क्या रहता है, आपका संन्यास रहता है। ठीक है, ये आपका क्या किया गया, विभाजन किया गया आपके जबालोपनिषद के अनुसार। ठीक है, आगे देखें, ये हो गया आपका सामाजिक जीवन। अब हम आगे देखते हैं आपका राजनीतिक जीवन। ठीक है, अगर हम राजनीतिक जीवन की चर्चा करें कि राजनीतिक जीवन उस समय का किस प्रकार का था, तो राजा की शक्ति अचानक से देखते हैं बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। राजा की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। और राजा पहले क्या था, कि राजा क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर चुना जाता था, लेकिन अब जो है राजा वो क्या हो गया था, राजतंत्र के आधार पर चुना जाता था। ठीक है, राजनीतिक जीवन में राजा की शक्ति क्या हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई।
ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? राजनीतिक जीवन में क्या हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि होती है और क्या हो जाता है, अब वो पद क्या है राजा का, वो हो जाता है वंशानुगत। क्या हो जाता है, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, वंशानुगत हो जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, वंश के अनुसार चीजें होने लगती हैं। ठीक, अब राजा की शक्ति बढ़ी है तो सभा, समिति, विधव, इन सभी का महत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। इन सब का महत्व क्या हो गया, इन सब का महत्व कम हो गया, महत्व कम हो गया। ठीक है, और विधव पूर्णता समाप्त हो गई। विधव क्या हो गई, विधव पूर्णतः समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा है। ठीक है, अब वो क्या हो चुकी है, पूर्णता वो समाप्त हो चुकी है। क्लियर है? अब देखेंगे आगे राजनीतिक जीवन में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब राजनीतिक जीवन में और क्या होगा, आपके रत्नी, इनकी संख्या कितनी थी, 12। ये राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी थे, राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक है, राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कहलाया आपका, रत्नी कहलाया। इनकी संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, और पहले आप देखेंगे कि बलि नाम का एक टैक्स होता था। क्या लगता था, बलि नामक एक टैक्स देना पड़ता था, वो भी इच्छा अनुसार देना पड़ता था ना, इच्छा के अनुसार देना पड़ता था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो बलि नामक टैक्स क्या होगा आपका, नियमित हो जाएगा, नियमित। और कितना भाग देना पड़ता था इसका, 1/16वां भाग, 1/16वां भाग। क्लियर, 1/16वां भाग। राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कहलाया आपका, रत्नी कहलाए, रत्नी है ये। ठीक है, और बलि नाम का क्या लगा, एक टैक्स लगा जो कि नियमित था। इसका 1/16वां भाग राजा क्या करता था, वसूलता। ठीक है, अब नियमित सेना तो अभी भी नहीं थी, नियमित सेना का प्रावधान अभी भी नहीं था, अभी भी नहीं था। क्लियर है? अभी भी आपका क्या है कि अभी अभी आप देखेंगे कि कोई नियमित सेना नहीं है। समय समय पर आसपास की जब जैसे कोई युद्ध होगा तो आसपास के लोगों को बुला करके युद्ध में ये लोग चले जाते थे। ठीक है, तो ये तो अब हो गया आपका जानकारी आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक, कि राजा की शक्ति क्या हुई, अचानक से क्या होती है, राजा की शक्ति बढ़ती है, उसका पद वंशानुगत था, वंशानुगत हो जाता है। कि उस पहले क्या था, गणतंत्रात्मक था, अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया है, कि उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा। सभा समिति जो विधव है इनका महत्व कम हो जाता है, और क्या हो जाता है, रत्नी जो 12 अधिकारी थे वो राजा ही नियुक्त करता है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी भी सभा समिति में खत्म हो जाती है। और हम देखेंगे साथ ही साथ कि बलि नाम का जो टेक्स्ट था, जो पूर्व वैदिक काल में नियमित नहीं था, इस काल में आके नियमित हो जाएगा, जिसका भाग कितना होगा, 1/16वां भाग, 1/16वां भाग होगा। ठीक है, और आपका नियमित सेना का प्रावधान अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा आपका राजनीतिक जीवन। अब हम देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। अब इनका आर्थिक जीवन देखें कि इनके पास अर्थव्यवस्था का क्या साधन था। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपका जब पूर्व वैदिक काल था तो उस समय क्या था, आपका कृषि जो था द्वितीयक पेशा था, और आपका पशुपालन प्रारंभिक पेशा था। लेकिन इस काल में आते आते आपका जो कृषि है वो प्रथम पेशा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस समय क्या होता है, लोहे की खोज होती है। क्या खोज होती है, लोहे की। और जो लोहा है उस समय किया गया जो खोज, वो कृषि क्षेत्र के लिए क्या है, क्रांति की तरह काम किया। क्योंकि जब लोहे के उपकरण का प्रयोग किया जाएगा तो चीजें बहुत सरलता से उस समय कृषि के लिए संभव हो पाए। ठीक है, देखेंगे कृषि क्या हो गया, कृषि प्रधान, प्रधान कृषि प्रधान हो गई। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्यों हो गई, क्योंकि इसका मुख्य कारण था लौह उपकरण का प्रयोग।
और ये भी याद रखिए कि लोह उपकरण, लोहे को क्या कहा गया? कृष्ण अयस्क श्याम अयस्क। क्या कहा गया? कृष्ण अयस्क या कहा गया आपका श्याम अयस्क। कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क है, क्या क्या गया? पुकारा गया। कृष्ण अयस्क या आपका श्याम। क्लियर है? कृषि प्रधान हो गया, लोह उपकरण का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कह के क्या किया गया? पुकारा गया। ठीक, किसको? लोहे को। लोहे को क्या कह रहे हैं हम लोग इस समय? लोहे को कह रहे हैं आपका कृष्ण अयस्क और आपका श्याम अयस्क। क्लियर? आगे देखिए, अतरंजी खेड़ा एक स्थल है आपका, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य यहीं से मिले। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से क्या मिले हैं? लोह उपकरण के साक्ष्य। क्या मिले हैं? लोह उपकरण। क्या मिले हैं आपके? लोह उपकरण के साक्ष्य। ठीक है, क्या मिले हैं? लोह उपकरण के साक्ष्य। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अतरंजी खेड़ा जो है कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो हो गया कृषि की बात। चलिए देखते हैं आगे आर्थिक जीवन में और क्या क्या है आपके। पशुपालन तो हो ही रहा है। ठीक है, पशुपालन कर ही रहे हैं लोग, गाय पाल ही रहे हैं, घोड़े का भी प्रयोग हो रहा है। तो पशुपालन में क्या होगा आपका? गाय पाल रहे हैं, गाय, बैल, बकरी, भेड़ हो गया, घोड़ा, सभी पशुओं का पालन हो रहा है इस समय। घोड़ों का मुख्य कर, क्योंकि घोड़े क्या है इस समय के सर्वप्रिय पशु माने गए। ठीक है, और गाय, गाय को तो अघन्या कहा जाता है, अष्टकर्णी। पता ही आप लोग को क्या कहते हैं गाय को? अघन्या या आपका अष्टकर्णी। क्या कहेंगे? अष्टकर्णी। ठीक है, ये दोनों को याद रखिए आप लोग। ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं? गाय के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पशुपालन। पशुपालन में ये हो गया। तो यहाँ पे सूती वस्त्रों का, सूती वस्त्रों के बाहुल्य का भी साक्ष्य मिला है, बाहुल्य का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इसका भी साक्ष्य आप लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका पशुपालन और आपका वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन था। इस समाज में क्या है? युद्ध मुख्यतः हो रहे हैं। ठीक है, युद्ध बहुत देखने को मिले हर जगह पे। क्या है? छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग संगठित होकर युद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके? राज्य विस्तार किया सके। तो ये इनका आर्थिक जीवन था। आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार है वो क्या है? इस समय कृषि है। और कृषि क्या? मुख्यतः धान की कृषि इस समय की जा रही है। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल संबंधित जो आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन था, यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ आ रही होंगी। तो इसी प्रकार चीजों को समझते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।